हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको कवर करता है वो है AS11। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का एएस क्या है, तो हम लोग आपको याद रखना है कि AS11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं दो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं इसमें। पहला है हमारा इंपोर्टर, दूसरा है हमारा एक्सपोर्टर। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टर की तरफ से। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि ना पहले ट्रांजैक्शन शुरू कहां से होता है। सबसे पहले इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ऑर्डर देता है कि उसे कुछ गुड्स की जरूरत है, एक्सपोर्टर वो गुड्स उसको सप्लाई करता है, ये पहला ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इंपोर्टर उसको कभी कभी पैसा नहीं देता है। ठीक है, वो उसे बोलता है कि मैं पैसा आपको दूंगा इंस्टॉलमेंट में, 1 2 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट में पैसे दूंगा। ठीक है, तो जब ये इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट करने की जो जर्नल एंट्री है ना वो किस तरीके से होती है, उसके लिए मुझे आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि एक अकाउंट होता था जो आपने पहले पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये दो रूल थे इसके। और एक था हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल हुआ करता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मैंने खाली बताया है ताकि आपको जर्नल एंट्री कैसे फ्रेम करते हैं, उसका लॉजिक है वो पता चल जाए। बाद में हमको एंट्रीज मगअप करना है एंड डायरेक्टली सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला मैं आपको बता देता हूँ कि जब इंपोर्ट होता है तो एंट्री क्या पास होती है। देखो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्टर के एंगल से सोचो, गुड्स है ना इंपोर्टर के पास आ रहा है, हम लोग इंपोर्टर है, इंपोर्टर के एंगल से सोचना है। मेरे पास गुड्स आ रहा है तो गुड्स का कौन सा अकाउंट है, गुड्स है ना रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो तुम्हारे पास आ रहा है उसको डेबिट करो। तो गुड्स क्योंकि मेरे पास इंपोर्टर के पास आ रहा है तो मैं लिखता हूं गुड्स अकाउंट डेबिट। गुड्स अकाउंट को क्या कर देते हैं हम लोग, डेबिट टू एक्सपोर्टर। अब आप लोग सर एक्सपोर्टर क्यों लिखा, देखो ये गुड्स किसके पास से आ रहा है, एक्सपोर्टर के पास से आ रहा है। एक्सपोर्टर कोई इंसान होगा, इंसान होगा तो उसका नाम होगा, कोई भी टाइप का नाम है ना, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करो और जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर इंपोर्टर रिसीवर था, हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं आता है। इस ट्रांजैक्शन में 3 लोग थे, इंपोर्टर, गुड्स और ये एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अभी एक्सपोर्टर और गुड्स इसके बेसिस पे ही हमको एंट्री पास करना है। इंपोर्टर की बुक में इंपोर्टर का नाम आ नहीं सकता, तो ये मत सोचना कि इंपोर्टर रिसीवर था तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हमारी बुक्स में हम लोग अपना नाम लिखते नहीं है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जिसमें हम लोग गुड्स खरीदते हैं बट पैसा नहीं देते। अच्छा, कुछ मैं आपको याद दिला दूं, जब भी गुड्स परचेज किया जाता था तो हम लोग गुड्स वर्ड को रिप्लेस कर देते थे। किससे रिप्लेस करते थे आप बता सकते हैं, परचेज। तो मतलब रूल करने के लिए मैंने लिख दिया था गुड्स, लेकिन क्योंकि परचेज किया है गुड्स तो हम लोग गुड्स नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज। तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी, हमारी पहली एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर। ठीक है, ये था लॉजिक वाइज। आप चाहो तो मगअप कर सकते हो, डायरेक्टली हम लोग ये भी याद कर सकते हैं कि जो जब परचेज होगा तो हम लोग एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर। ठीक है, इररिस्पेक्टिव आगे हम लोग को लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा पार्ट जो होने वाला है इस चैप्टर में वो होगा कि ना इंपोर्टर बार बार पेमेंट करेगा, 2 3 4 कितनी बार भी पेमेंट कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल है जब जब वो पेमेंट करेगा, तीनों बार पेमेंट ही कर रहा है, मतलब तीनों बार उसके पास से पैसे जा रहे हैं, 4 बार 5 बार कितने भी इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब वो पैसे देगा तो इंपोर्टर के एंगल से सोचो, उसके पास से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, एक्सपोर्टर के पास जा रहा है। तो जब उसके पास से जा रहा है ना तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है पता है, रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आ रही है तो डेबिट करो, अगर वो चीज तुम्हारे पास से जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। तो क्रेडिट कैसे करते हैं हम लोग, मैं चाहता हूं एक लाइन छोड़ देता हूं, लिख देता हूं टू कैश या बैंक। ठीक है, पहले लिख दिया। अच्छा, ये कैश किसके पास जा रहा है, कौन इसको रिसीव करने वाला है, एक्सपोर्टर। तो क्योंकि एक्सपोर्टर रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करो। तो हमारी पेमेंट की एंट्री क्या बनती है, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो एंट्री बनती है, एक बनती है परचेज की और एक पेमेंट की। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया पर्सनल रियल का। अब मैं आपको जानना चाहता हूँ कि ना आप है ना इसको मगअप कर लो कि परचेज होगा तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर, और अगर पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, सीधा सीधा हम लोग एंट्री पास कर देंगे, हर बार रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब जब परचेज होगा ना तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे,
परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर। अगर एसेट परचेज किया है तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, अगर एसेट परचेज किया तो हम लोग एसेट लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब जब हम लोग है ना परचेज करते हैं, सपोज मैंने ना जब परचेज किया ना तब रेट चल रहा था 40, ठीक है, मैंने 2 महीने बाद पेमेंट किया तो रेट हो गया 45, या दूसरा ऑप्शन हो गया 35। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट होता रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा, तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब जब ये ऊपर नीचे होगा तो मुझको है ना इसकी वजह से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। मुझे कौन, इंपोर्टर, इंपोर्टर को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो अब ये जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ना, ये स्ट्रिक्टली किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना उसकी वजह से, ठीक है। तो है ना हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं इस चैप्टर में जिसका नाम हमने रखा है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। दोनों का मतलब सेम है। जो भी डिफरेंस आएगा फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम लोग उस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। शॉर्ट में बोले तो FEF, ये अकाउंट हम लोग यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब इसको किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा सम के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल को मैं रीड करता हूँ। एग्जाम्पल में बोला है मनीष इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम उमेश, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब देखिए मनीष ने इंपोर्ट किया ना, जो इंपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्टर। जो एक्सपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टर। दो ही तो नाम है, अगर एक इंपोर्टर है तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, एक्सपोर्टर। कितने लाख डॉलर का, 1 लाख डॉलर का। तारीख दिया है 1 फरवरी 2004। व्हेन US $1 इज इक्वल्स टू 43। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था 43। अब ये जो रेट है ना, इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इस रेट को हम लोग बोलते हैं बेस रेट। इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस रेट, ठीक है। बेस रेट क्यों बोलते हैं वो मैं आपको, जब हम लोग आगे जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसको बेस रेट समझ लो। जिस दिन भी हम लोग परचेस करते हैं ना या सेल करते हैं, एक्सपोर्टर की बुक में सेल होती है, इंपोर्टर की बुक में परचेस होती है, तो ये जो रेट होता है ना, इस रेट को हम लोग बेस रेट बोलते हैं। हम लोग कंपैरिजन करते हैं इस रेट से, पता लगाने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि द पेमेंट वाज मेड एज फॉलोज। देखो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया उसने, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया तो 3 बार एंट्री करना है, लेकिन एंट्री अलग नहीं होगी, एंट्री सेम ही होगी, खाली अमाउंट अलग अलग होंगे, ठीक है। तीनों बार मैं एंट्री एक ही करूंगा, जो भी एंट्री मैं करने वाला हूँ पेमेंट की वो मैं 3 बार करूंगा और तीनों बार अमाउंट अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। कैसे करना है वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन को और रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनीष। मनीष की बुक्स में एंट्रीज पास करना है। अब मनीष है कौन, इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, देखो ऊपर मेंशन किया है इंपोर्टर है, तो मैं लिख देता हूं इंपोर्टर। इंपोर्टर की बुक में एंट्री पास करना है। देखो जर्नल एंट्री का पहले मैं फॉर्मेट बता दूं। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें सीरियल नंबर या डेट, पर्टिकुलर, LF एंड डेबिट क्रेडिट आता है। ऊपर मैं मेंशन कर देता हूं जर्नल एंट्रीज, शॉर्ट में लिख रहा हूं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनीष, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, डेट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 1 फरवरी 2004 को क्या हुआ है, 1 फरवरी 2004 को क्या हुआ है जरा देखते हैं। अच्छा 1 फरवरी 2004 को हुआ था परचेज। अब परचेज की एंट्री देखो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर। अब मुझे बताओ एक्सपोर्टर का नाम इसमें क्या है, इसमें एक्सपोर्टर का नाम है हमारा उमेश, तो हम लोग उमेश का नाम यूज करेंगे, ठीक है। तो जाता हूं मैं लिखता हूं एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू उमेश अकाउंट, ठीक है। 1 लाख डॉलर का उसने खरीदा था, राइट। और उस दिन जिस दिन खरीदा था उस दिन एक्सचेंज रेट चल रहा था 43, तो 1 लाख इंटू 43 करेंगे तो आंसर आ रहा है 43 लैक्स। रुपीज में कन्वर्ट करेंगे ना तो कितना हो रहा है, 43 लैक्स हो रहा है। इसका नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स इंपोर्टेड। क्या आएगा नरेशन, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट। परचेज हुआ था, इंपोर्ट हुआ था, तो हमने पहला ट्रांजैक्शन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आगे जाते हैं, देखते हैं दूसरा डेट क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन में डेट दिया डायरेक्टली 10 फेब 2004 को $20,000 का इंस्टॉलमेंट गया अपने पास से, और जिस दिन गया ना उस दिन रेट क्या था 40, ठीक है। जिस दिन गया, इसको हम लोग कौन सा रेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू रेट, ये नया रेट है, ये अपना बेस रेट है। अब पहले तो मैं जानना चाहता हूँ अपनी एंट्री क्या, देखो पेमेंट कर देना तो एंट्री क्या होती है, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। लॉजिक हर बार थोड़ी लगाना है, एंट्री मगअप कर लेते हैं, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो हम लोग जाते हैं एंट्री पास करता हूँ। एक्सपोर्टर का नाम बताओ, चलो एक्सपोर्टर का नाम अभी क्या है इस सम में,
उमेश है तो उमेश लिखना पड़ेगा, उमेश अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, देखो कितना डॉलर्स था, $20,000, यहाँ भी $20,000, दोनों जगह पे। अब करना क्या, करना ये है कि जो बेस रेट था ना अपना, बेस रेट कितना था मुझे बताओ, बेस रेट ये था ना 43, ये हम लोग लिखते हैं उमेश के सामने, यहाँ पर लिख देंगे 43। ठीक है, तो कैश बैंक के सामने कितना लिखेंगे, कैश बैंक के सामने लिखेंगे नया रेट, नया रेट कहाँ दिया क्वेश्चन में, ये रहा, एनआर लिखा है ना, न्यू रेट 40, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 40। ठीक है, अब करना क्या, अब हमको करना है कैलकुलेशन, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, 20,000 इंटू 43, पेमेंट करना था 8,60,000। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से हमने कितने का पेमेंट किया, हमने कर दिया 20,000 इंटू 40 के हिसाब से पेमेंट किया, तो कितना गया 8 लाख रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पे कितना करना था 8,60,000, हमने कितना पे किया 8 लाख। ये जो गैप आ रहा है ना क्रेडिट साइड पे 60,000 का, ये प्रॉफिट है हमारे लिए, तो ये कौन सा अकाउंट में डाल देंगे, टू FEF। अब पता चला मैंने एक लाइन क्यों छोड़ा था, क्योंकि मुझे पहले से नहीं पता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। 8,60,000 पे करना था, बट क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो गया तो मुझे सिर्फ 8 लाख ही पे करना पड़ा, तो 60,000 क्रेडिट साइड पे आया, इसलिए प्रॉफिट हो गया। अगर यही बैलेंस डेबिट साइड पे आता ना, तो डेबिट साइड मतलब लॉस हो रहा होता, तो मैं लॉस लिख देता। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो उसका डेट डाल देते ना, क्या डेट, 10 फरवरी 2004, तो मैं लिख देता हूँ 10 फरवरी 2004। ठीक है, नरेशन क्या आएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड एंड प्रॉफिट रियलाइज, एंड प्रॉफिट रियलाइज, एंड प्रॉफिट रियलाइज। ठीक है, प्रॉफिट रियलाइज हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते। दूसरा पेमेंट कभी किया अपन ने, 15 मार्च को किए, $25,000 का किए और 42 के रेट से किए। अब देखो एंट्री तो वही आएगी ना, एंट्री थोड़ी चेंज होने वाली है, एंट्री तो वही है, ऊपर जो लिखा था अपन ने, क्या लिखा था ऊपर बताओ, उमेश अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू कैश बैंक। ठीक है, अब ज्यादा जज्बाती मत हो जाना, अमाउंट भी मत कॉपी कर लेना, अमाउंट अलग आएगा ना, सेम सेम थोड़ी लिखना है इस बार। अब देखो 25,000 है, पिछली बार 20 था, इस बार 25, तो यहाँ 25, यहाँ भी 25, इंटू इंटू ऊपर बोलो कितना आएगा बेस रेट, बेस रेट कितना है 43, देखो यहाँ पर भी वही किया था, यहाँ पर भी नीचे एनआर लेना, एनआर मतलब न्यू रेट, न्यू रेट कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ दिया हुआ है न्यू रेट 42, तो जाते ही लिखते हैं 42, यहाँ पर आ गया अपना 42। अब इसको क्या करेंगे, कैलसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25,000 इंटू 43, तो कितना आ रहा है 10,75,000, तो लिख देते हैं 10,75,000। ठीक है, दूसरा 25,000 इंटू 42, तो 25,000 इंटू 42 कितना आ रहा है 10,50,000, तो लिख देते हैं 10,50,000। अब 25,000 का फिर से गैप आ रहा है, ये साइड पे आ रहा है, फिर से 2 में ही आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है तो हम लोग 2 में लिखते हैं। ठीक है, 2 FEF अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा है, फिर से प्रॉफिट हो रहा है, तो नरेशन सेम रहेगा, चेंज होगा नहीं। क्या लिखेंगे, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड एंड प्रॉफिट रियलाइज, एंड प्रॉफिट रियलाइज्ड, एंड प्रॉफिट रियलाइज्ड। ठीक है, अच्छा डेट क्या था जरा डेट एक बार देख ले, 15 मार्च, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 15 मार्च 2004। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 20 मार्च 2005 दिया, 2005 नहीं 2004 है। ठीक है, अच्छा 20 मार्च को बैलेंस, अब ये बैलेंस क्या है, अब हमको कैसे पता चलेगा बैलेंस कितना है, देखो $1,00,000 था बराबर, पहले अपन ने 20 चुका दिया, बचा 80, फिर अपन ने 25 और चुका दिया, तो बचा कितना 55, $55,000 बचा है। तो अब इतने का पेमेंट करना है, बैलेंस का मतलब वो लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर $55,000 का पेमेंट करना है। डायरेक्ट डायरेक्ट भी बोल सकते थे ना, लेकिन हम लोग ने कैलकुलेट करवा के बोला कि खुद ही फाइंड करो, खुद ही लिख दो। ठीक है, नया रेट बताओ कितना रहेगा 45, तो जाते हैं एंट्री करने के लिए, एंट्री कुछ नया है क्या, नहीं वही पुराना, उमेश अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे और क्या लिख देंगे, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश नहीं तो बैंक अकाउंट, हम लोग दोनों मेंशन कर देते। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आएगा $55,000, यहाँ पर भी $55,000, ये मुझे पता है, इंटू इंटू यहाँ पर पता है इंटू 43, बेस रेट नया रेट हमको मिल जाएगा यहाँ क्वेश्चन से, 20 मार्च था और 45 था, तो 20 मार्च और 45 लिख देते हैं, 20 मार्च 2004 और यहाँ आ गया 45 का रेट। क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, 55,000 इंटू 43, तो कितना हो रहा है 23,65,000,
तो मैं लिख देता हूँ 23,65,000, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब नीचे का देखते हैं, 55,000 इंटू 45, 55,000 इंटू 45 कितना आ रहा है, 24,75,000, तो 24,75,000 ये कर दिया अपन ने पेमेंट। अभी देखते हैं इसको इससे माइनस करके कितना गैप आ रहा है। माइनस करेंगे अगर 23 लाख को, 23,65,000 को माइनस करें तो बचता है 1,10,000। अब देखो इस बार है ना, यहाँ 1,10,000 कम आ रहा है, ठीक है, ये कम है, 23 कम है कि 23 कम है ना, तो यहाँ बैलेंस आ रहा है। तो अब यहाँ पहली बार बैलेंस आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको हम लोग लिखेंगे FEF अकाउंट डेबिट। डेबिट में आया ना तो 2 नहीं लिखते हैं, क्रेडिट में आया तो 2, इधर पे डेबिट हो रहा है तो FEF अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। नरेशन क्या आएगा, नरेशन देख लो, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, वो तो सेम ही है, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड एंड लॉस इनकर्ड। इस बार क्या लिखेंगे, लॉस इनकर्ड, ठीक है, लॉस हो गया। तो ये हो गया अपना सारा जर्नल कंप्लीट। और इसके बाद है ना, जर्नल कंप्लीट करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है, जो हम लोग नहीं करेंगे, वो बहुत इजी है, बेसिक लेवल का। बेन क्या था इस वीडियो में, क्या सीखना था अपने को सीखना था कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में होता क्या है, जिसका मुझे लगता है आपको आइडिया आ गया। 2 एंट्री मैंने आपको बताया, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक परचेज का, एक पेमेंट का। पेमेंट का एंट्री बार बार रिकरिंग इन नेचर है, तो एक बार अगर आपने एक एंट्री कर दी तो आप वही एंट्री कर सकते हो, लेकिन अमाउंट बार बार चेंज होता है, ठीक है। AS11 मैंने आपको बोला, जिसके अंदर सारी चीजें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी है वो मिलता है हमको। तो अगर मैच द फॉलोइंग में या फिलअप्स में पूछे कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और AS11 एक जगह पे है, तो आप उन दोनों को अपने सामने कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल और करते हैं आपके लिए। उस एग्जाम्पल को हम लोग एक होमवर्क सम रखते हैं, इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें करना क्या है आपको, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा आइडिया आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन में आपके लिए रीड करता हूँ, क्या बोला क्वेश्चन में, अनिल इम्पोर्टेड। पहले ही सवाल का जवाब मुझे दे दो, इम्पोर्टर कौन है, अनिल क्या है, इम्पोर्टर। अगर अनिल इम्पोर्टर है तो ये जो बंदा है सुरेश, ये क्या बन जाएगा अपने आप ही, एक्सपोर्टर, ठीक है। अनिल इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम सुरेश वर्थ $1,00,000 ऑन 1 जनवरी 2004 व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 45। अच्छा, तो इसका मतलब 1,00,000 इंटू 45 करेंगे तो जिस दिन हमने ये ट्रांजेक्शन किया तो कितना हो जाएगा, 45 लाख इंडियन रुपीज में बात करें तो 45 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ है। किसकी बुक्स में एंट्री पास करना है वो पता नहीं है, वो भी हम लोग देखने वाले नीचे, ठीक है। अब आगे जाते देखते हैं, बोला है कि पेमेंट वाज पेड एज बिलो। इसमें भी 3 इंस्टॉलमेंट दिए। देखो 3 इंस्टॉलमेंट ऐसा नहीं कि 3 ही रहेगा, हमेशा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, समझने के लिए फिलहाल 3 इंस्टॉलमेंट है, ओके। 3 बार पेमेंट होगा तो क्या 3 बार अलग एंट्री होगी, हाँ, लेकिन क्या अमाउंट चेंज होते जाएंगे, हाँ, अमाउंट भी चेंज होंगे, एंट्री सेम रहेगी लेकिन अमाउंट अलग अलग होंगे हर बार, ठीक है, कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है। अब आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल। पहले मुझे बताओ अनिल इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, और हमको एंट्रीज भी तो खाली इंपोर्टर की बुक्स में आती है। मैंने आपको सिखाया क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर, तो हम लोग इंपोर्टर के एंगल से ही सोच रहे हैं, ठीक है। अब आप जब एंट्री करोगे तो कैसे एंट्री करोगे, देखो पहला एंट्री क्या रहने वाला है आपको मुझे बता सकते हो, पहला एंट्री क्या आएगी, सेम परचेज अकाउंट डेबिट, क्या करोगे, टू एक्सपोर्टर का नाम सुरेश, तो सुरेश लिख दोगे, अमाउंट आएगा 45 लाख, 45 लाख, 45 लाख बराबर। अच्छा कैसे 45 लाख, 1,00,000 था और यहाँ पर डॉलर का रेट कितना दिया, 45। अच्छा मुझे बताओ इस रेट को हम लोग कौन सा रेट बोलते हैं, जिस दिन हम लोग परचेज करते हैं उस रेट को हम लोग कौन सा रेट बोलते हैं, बेस रेट, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, बेस रेट, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट की एंट्री करोगे, देखो पेमेंट की एंट्री देखिए क्या रहने वाली है, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लेकिन एक्सपोर्टर का नाम इस सम में क्या दिया है, इस सम में एक्सपोर्टर का नाम क्या दिया है, सुरेश दिया है, तो आप क्या करोगे, एंट्री भी ऐसी करोगे, सुरेश अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दोगे, नीचे क्या लिखोगे, टू कैश या बैंक। अब देखो यहाँ पर बेस रेट 45, लेकिन नीचे जो रखा वो होगा नया रेट 44। अब मुझे 44 कहां से मिला, देखो ये रहा 44, ठीक है। फिर जब आप वापस से थर्ड एंट्री करोगे फिर से सुरेश लिखोगे, फिर से टू कैश बैंक आएगा, फिर से क्या करोगे, यहाँ पर तो 45 फिक्स है लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 42, वो कहां से आया, ये रहा। फिर ये पेमेंट होगा उसमें क्या एंट्री आएगी, फिर से आप सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक लिखोगे, फिर से सुरेश के सामने कितना आएगा 45, लेकिन इसके सामने कितना आएगा 46। अच्छा जो भी डिफरेंस आएगा डेबिट में या क्रेडिट में, ठीक है, वो आप देख लो, ठीक है। अगर क्रेडिट में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, अगर डेबिट में आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लॉस, ठीक है। तो ये सब मैं चाहूंगा कि आप एक बार प्रैक्टिस करो, नहीं आया तो इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी जो ट्रांजेक्शन है उसके बारे में सारी जानकारी ले पाए, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।